करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम वो अभी ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं, जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती हुई दिखी थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का प्रेशर देखा था। अब कमोडिटी प्राइसेस में कमी कटौती आ रही है, लेकिन अभी रिसेशन का फियर मार्केट में ज़्यादा पेन आउट कर रहा है। किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं? क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद कर रहे हैं तो ग्रोथ में इम्पैक्ट आती है, अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू रखते हैं तो इन्फ्लेशन का डर रहता है। तो किस तरह से अभी ये ग्लोबल मार्केट को हमें समझना चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने बहुत राइटफुली कहा, काफी टग ऑफ वॉर जैसा है अभी, कि अगर क्या हम रिसेशन की तरफ देखें या उस रिस्क की तरफ देखें, या कि फेड हाइक करते जाएंगे। इनफैक्ट आई थिंक आज एफओएमसी के मिनट्स भी आ रहे हैं मीटिंग के, तो जिन्होंने लास्ट मीटिंग जहाँ पे उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट हाइक किया था, सो आई थिंक इंडिकेशन यही रहेगा। और 2-3 फेड गवर्नर्स भी इस हफ्ते बात करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि उन सबसे यही इंडिकेशन होगा कि अभी हाइक्स अभी तक कम नहीं होंगे। हाँ, वो एक्नॉलेज करने लगे हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन वो रिसेशन फेयर नहीं देखते। उनके लिए अभी भी इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसलिए हमें लगता है कि वो सिग्नल करते रहेंगे कि और हाइक्स होगा। हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 और 50 बेसिस पॉइंट्स और एक 25 बेसिस पॉइंट हाइक ईयर एंड तक होगा। 2023 में हम कोई फर्दर इंक्रीज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर्टनली इतना हाइक करना एक ही साल में रिस्क एपेटाइट के लिए, ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल रहेगा, तो वो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और आपने कमोडिटी प्राइसेस के बारे में पूछा, सर्टनली आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस, तेल फॉर एग्जांपल, ब्रेंट एकदम 100 की तरफ आ चुका है। बाकी में भी जैसे आप देखें वीट या पाम ऑयल, उसमें भी काफी करेक्शन हुआ है। लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडियन ट्रेड डेफिसिट, उसके लिए तेल बहुत जरूरी है। हमारे जो ऑयल एनालिस्ट है उनका अभी भी ये मानना है कि रिस्क की वजह से जो रिस्क प्रीमियम था प्राइसेस में, वो कम हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई डिमांड का जो इम्बैलेंस है वो अभी तक गया नहीं है। क्योंकि ओपेक, रशिया, वो अपना आउटपुट इतना नहीं बढ़ा पाएंगे कि जितना डिमांड होगा उसको मैच करने के लिए। तो मुझे अभी भी लगता है कि इस साल 102 या 108 के रेंज में तेल रहेगा। सो नेट नेट ये हुआ कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो था वो स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि जैसे हम 60-70 उस लेवल्स पे जाएंगे ग्रोथ वरी के कारण। इसके साथ साथ एक चीज़ राधिका जी ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में अभी इन्वर्टेड कर्व की सिचुएशन हमें आती हुई देख रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो फेड मिनट्स के बारे में भी आपने बताया, जो अनुमान आपने बताया, अगर इस तरह के इंटरेस्ट रेट राइजिंग भी आते हैं और इसके साथ साथ जो इन्वर्टेड कर्व भी आता हुआ दिख रहा है, तो ये सिचुएशन तो हमें दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो स्लो डाउन या तो फिर जो सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं उसके चलते ये यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर हम माने कि फेड चेयरपर्सन यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि रिसेशन का फियर है, बट जो सिचुएशन हमारे सामने आती हुई दिख रही है, जो मदर मार्केट है वो यहाँ पे परफॉर्म जो कर रही है, वो तो ऐसा ही दिख रहा है कि अगर शायद इस तरह के स्टेप्स आते हैं तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में, खास करके यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आता हुआ देख पाएंगे। आपका एनालिसिस इसके ऊपर क्या बन रहा है? certainly, फेड का जरूर वो मार्केट कंडीशंस, फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस, वो भी जरूर गेज करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। जैसे हम एक फाइनेंशियल कंडीशंस, एक स्ट्रेस इंडिकेटर हम इन हाउस फॉलो करते हैं, जिसके अगर आप पास्ट 2 डेकेड्स का इंफॉर्मेशन देखें, तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी वो इंडिकेटर बहुत स्ट्रेस दिखाता है, उस टाइम पे यूजुअली फेड हाइक्स से या इधर पॉज या रेट कट की तरफ मूव होते हैं। जब हम प्रेजेंट वो रीडिंग देख रहे हैं, हमें वो उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचा है जहां उन्हें स्टॉप करना चाहिए। हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि हाँ, ग्रोथ रिस्क है सप्लाई के कारण और डिमांड के कारण यूएस में। लेकिन जैसे हाई इन्फ्लेशन ऐसा एक रिग्रेसिव टैक्स है जो सब हाउस होल्ड्स पे पड़ता है, जैसे लो इनकम फैमिलीज हो या हाई मिडिल इनकम, सब पर। सो इसलिए सेंट्रल बैंक के पर्सपेक्टिव से उनका एक्शन ऐसा ही रहेगा कि अभी के लिए
या उनको जैसे आपने राइटली कहा ग्रोथ रिस्क उन्हें पता है, कि अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग बोले, अगर आप रिसेशन बोले, जो भी है आई थिंक उनका रवैया यही है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन को नीचे लाना होगा। तो जैसे भी 8% है, एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर तक 7.5 या 6% अगर वो ले भी आ पाए उनके लिए वो एक मेजर इंडिकेशन रहेगा। तो रिगार्डलेस ग्रोथ रिस्क और फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस ऐसे होने के बजाय भी हमें नहीं लगता कि उसके वजह से वो पॉज करेंगे या लो करेंगे, क्योंकि इस बार का जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो पास्ट बहुत सारे साइकिल से मच मच हायर है। इसलिए उनका वो डोज ऑफ मेडिसिन देना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। इसलिए हमें आई मीन द बैलेंस ऐसा अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा कि इस साल एंड ऑफ 2022 तक हाइकिंग साइकिल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें लगता है वो एक प्रोलॉन्ग पॉज में जाएंगे और इनटू 2024 जब ग्रोथ रिस्क ज़्यादा अपेरेंट हो जाए फिर वो शायद रिवर्स आउट करें सम ऑफ दीज हाइक्स। तो फ्रंट लोडेड होगा, जल्दी खत्म किया जाएगा, लेकिन जस्ट मार्केट कंडीशंस के सेल ऑफ होने की वजह से वो अपना पॉज या कट करना इतनी जल्दी शुरू नहीं करेंगे। उनका सर्टेनली रेट्स कहाँ हैं, इन्फ्लेशन कहाँ है, वो गैप अभी भी जैसे अब देखिए रियल रेट्स काफ़ी नेगेटिव हैं, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे अगले एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम। जिस तरह से हमने अभी यूएस मार्केट और ग्लोबल सिनेरियो की बात की, अभी इमर्जिंग मार्केट्स और एशियन मार्केट्स में अगर हम देखें, एशियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारा इंडिया का मार्केट है, वहाँ पे हम देखें तो ये सिचुएशन जो सामने आती हुई दिख रही है, उसके चलते हुए बाजार ऑलरेडी पैनिक भी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने देखा है सेल ऑफ भी होता हुआ दिख चुका है। अब यहाँ पे जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और करेंसी का जो सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, हम येन के सामने देखें, यूरो के सामने देखें और इवन रुपी के सामने भी देखें, तो जिस तरह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे हम फंड्स का आउटफ्लो और भी देख पाएंगे? और ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमारे जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन हम देख पाएंगे? क्या यहाँ पे और भी हम सेल ऑफ होता हुआ दिख पाएंगे या फिर ये सिचुएशन को ऑलरेडी हम प्राइस्ड इन कर चुके हैं? सर आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, बिकॉज मार्केट ये भी सोचते हुए चल रहे हैं कि अच्छा अगर रिसेशन रिस्क ज़्यादा है दैट मीन्स फेड स्लो होंगे, इसकी वजह से शायद रीजनल इक्विटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट स्टेबलाइज हो पाएंगे। इनफैक्ट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर यूएस डॉलर ऐसा सेफ हेवन करेंसी माना जाता है कि अगर ग्रोथ रिस्क कहीं और भी बढ़ते हैं या इवन यूएस में बढ़ते हैं फिर भी वो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा ओवरनाइट भी डॉलर इंडेक्स और भी बढ़ा है। तो कमिंग बैक टू द रुपी में आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स है। ऑफकोर्स डॉलर इंडेक्स का जो स्ट्रेंथ है वो एक बड़ा ड्राइवर है। दूसरा ये है कि हमारा खुद का जो मैक्रो स्टेबिलिटी का मिक्स है वो पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अगर आप देखें करंट अकाउंट वो काफ़ी नैरो था, % के नीचे, रिजर्व ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई पे थे, तो वो और फॉरेन इनफ्लोज भी आ रहे थे, एफडीआई फ्लोज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इस साल फिजिकल 23-24 में वो थोड़ा वो मिक्स जो है वो थोड़ा एडवर्स होगा। मतलब आप देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी वाइड होगा, रिजर्व ऑलरेडी अबाउट 590 बिलियन के आसपास है, एक्सटर्नल डेट जो अगले 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाला है वो अबाउट 200 बिलियन है। सो वो स्ट्रेन इस साल और नेक्स्ट साल ज़्यादा है। सो पहले डॉलर्स प्लेंटी में थे, अभी डॉलर्स प्लेंटी में नहीं होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो करंट अकाउंट एज वेल एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इसकी वजह से वो भी एक डिप्रिसिएशन प्रेशर पैदा करता है रुपी के लिए। इसे आपने देखा है कि रिकॉर्ड हाइज एवरी सब्सिक्वेंट डे हो रहा है। तो हम सो नेट हमें लगता है कि अभी भी डॉलर रुपी के लिए फर्दर अपसाइड बाकी है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जाते जाते, क्योंकि लाइक आई सेड डॉलर इंडेक्स तो मेन है ही, लेकिन जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसकी वजह से भी रुपी पे ग्रेजुअल डिप्रिसिएशन प्रेशर रहेगा। दैट सेड आई थिंक सेंट्रल बैंक काफ़ी क्लियर कर चुके हैं कि वो इंटरवीन ज़रूर करेंगे। उनका अभी भी एक हेफ्टी फॉरवर्ड्स बुक है 40 बिलियन का,
तो वो उसको यूज़ करते रहेंगे जब तक वो रन डाउन ना हो जाए। उसके बाद वो स्पॉट का रिज़र्व यूज़ करने लगेंगे। तो उनका इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर है कि हाँ, वो रुपी को सपोर्ट करेंगे, रिवर्स ना कर पाएँ रुपी का वीकनेस, बट ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि वो स्लो रहे और एशियन करेंसी को कंपेयर करते हुए कम रहे। अभी भी आप देखें ईयर टू डेट रुपया अभी भी मिडल ऑफ द पैक है एशिया एक्स जापान करेंसीज के बीच में। अगर आप कोरियन वॉन देखें या फिलिपीन पेसो देखें, वो सब इस साल 7-8-9% गिर चुका है, बट रुपया अभी भी 5-6% डिप्रिसिएशन हुआ है। सो इन शॉर्ट डॉलर रुपी अभी भी अपसाइड रूम है। डॉलर स्ट्रेंथ सर्टनली रिस्पॉन्सिबल, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर हम डोमेस्टिक मैक्रो स्टेबिलिटी का मिक्स देखें, वो भी थोड़ा एडवर्स होगा ये साल और कमिंग ईयर।